स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल बिज़नेस क्रिएटर्स में। यहाँ फिर से अपनी हमारी जो साइंस एंड टेक की क्लास चल रही है, जिसमें हम डॉक्टर पी अग्रवाल सर की जो बुक है, टीएमएस पब्लिकेशन की, साइंस एंड टेक की, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है आपकी साइंस एंड टेक की, हम उसी की समरी कर रहे हैं। आइए, अपने कल के चैप्टर से हम आगे चलते हैं। ये हमारा आज का डे 3 है, आप शायद इसको समझ भी गए होंगे कि हमारा डे 3 चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखना, तो जो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप जाइए, उस प्लेलिस्ट में विज़िट करिए एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना चाहिए, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी लाइव हो, प्लीज़ इन क्लासेस को आप लाइव कर दीजिएगा, ठीक है? और आपको जो भी कमेंट आते हैं, मतलब जो भी आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, देन प्लीज़ आप आपको जो भी कमेंट करना हो, आप हमारे वीडियोज़ में आके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं, जो आप चाहते हैं हमसे पूछना, आप उसके लिए भी आपका वेलकम है। आप आइए और हमसे पूछिए, ठीक है? वेल, आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। ठीक है, चलिए, ओके। एज आई एम सेइंग, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, मीन्स हाउ द what is the energy crisis and what is how we have developed our energy structures, कि कैसे हमने अपना एनर्जी स्ट्रक्चर्स देखा है, हम इन सारी बातों को देखेंगे। उससे पहले मैं जैसे पहले आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे चैप्टर 3 है, आपको पता होगा जो आपका एनर्जी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? जो आपका एनर्जी सेक्टर है, हर साल यूपीपीएससी में या फिर कह सकते हैं यूपी पीसीएस में और जो भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में, उनमें कहीं ना कहीं से आपका एनर्जी से एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। और इसके साथ साथ जब मेंस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर साल एनर्जी सेक्शन से भी जो साइंस एंड टेक की बात है, तो उसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में इसमें पक्का क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वेल, सो फर्स्ट थिंग इज देयर स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। ए, आपको पता होगा जो एनर्जी है, ठीक है, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, जो किसी भी कंट्री की बात करें, मेरे लिए अपनी कंट्री की बात करें, जो कंट्री की पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो हमारी कंट्री की दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो क्या कर रही है? डे बाय डे आपकी इंक्रीज कर रही है। वो डे बाय डे क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जब हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, तो ये हमें मेजर्स कुछ ऐसे उठाने पड़ेंगे ताकि अपनी एनर्जी, हमारी जो कंट्री है, उसमें सभी को हम क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और हमारा हम चाहते क्या है कि हम सभी को, जब हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी नीड्स है, कौन सी नीड है? जो आपकी एनर्जी नीड्स है, दीज विल ऑल्सो इंक्रीज डे बाय डे। ये एनर्जी नीड्स भी क्या करेंगी? डे बाय डे इंक्रीज करेंगी। और जब एनर्जी नीड्स डे बाय डे इंक्रीज करेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारे फ्यूल्स हैं, हमें जो हमारे फ्यूल्स हैं, इनको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज को, जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, जब ये काम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से एनर्जी नीड्स का क्या जिक्र है? ये एक साइकिल की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए जब पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर रही है, तो भाई सभी मोबाइल यूज करना चाहेंगे, सभी लैपटॉप यूज करना चाहेंगे, सभी एसी यूज करना चाहेंगे, तो सभी लोग चाहेंगे संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। और ये संसाधन आफ्टर ऑल कहाँ से, किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। क्योंकि आप देखना होगा, आपने आज से कुछ सालों पहले आपने ये देखा होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस थी, वो कह सकते हैं कि आपके केरोसिन ऑयल पे थी लाइट के लिए, फिर आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम अलग अलग पे थी। बट अब हमारी नीड्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि हम मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीन सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्लीन सोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने में कोई ऐसा हार्मफुल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, क्योंकि हर जगह जहां भी आपको मेंस में लिखना हो, आप सभी जगह आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करिए। जब आप बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम ही है क्या है? क्लीन एनर्जी। क्या उस टॉपिक का नाम है? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, उस टॉपिक का नाम क्या है? क्लीन एनर्जी है। और उस क्लीन एनर्जी के लिए भी, मतलब अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने के लिए, हमें क्लीन एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। किस एनर्जी का? क्लीन एनर्जी का। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी के और रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमने टारगेट रख रखे हैं, उनके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट ही हैं, जो हमारी कंट्री के खुद के टारगेट हैं।
हमारी कंट्री के टारगेट ये है कि हम अपने 40%, अबाउट 40% से अधिक जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इसको हम रिन्यूएबल, इस पे हम चेंज करना चाहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। हम किस पे डिपेंड होना चाहते हैं? तो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड होना चाहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि व्हाई दिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इंडस्ट्री से नहीं होगी जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल पाए। तो यही एक रीजन है कि एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इंसान खाना छोड़ सकता है जो इस समय का समय चल रहा है, पर इंसान मोबाइल पक्का देखेगा, टीवी पक्का देखेगा। तो यहाँ से आप एनर्जी नीड्स को समझ सकते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रन कर रही हो, किसी ना किसी मीडियम उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना जा रही हो, मतलब कुछ जगहों को छोड़ के। तो हर जगह में एनर्जी चाहिए। तो यही एक रीजन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी नीड्स अपने आप इंक्रीज करेगी। और इनको फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी है? कंट्री की जिम्मेदारी है। उसको फुलफिल करना जो स्टेट है, जो कह सकते हैं कि भले इसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिया जाता है, बट आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट्स होता है वो केंद्र सरकार ही देखती है, राज्य सरकार भी देखते हैं, फिर उसको कुछ सब्सिडी भी दी जाती है ताकि सभी जगह प्रॉपर फॉर्म में आपकी एनर्जी पहुंच सके। तो इस चैप्टर में हम सारी एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एनर्जी क्राइसिस क्या है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट है, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं, हम इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब बात करें पावर मिनिस्ट्री, जो आपकी पावर मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज empowered टू सुपरवाइज एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है? इसका काम यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी डिमांड क्रिएट हो रही है, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। कभी कभी आपने ये देखा होगा जो गांव में या देहात में, वहां पे लाइट शिफ्ट में आती है, उस लाइट के शिफ्ट में जैसे कभी दिन में आएगी, कभी रात में आएगी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो लाइट्स आ रही है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि एनर्जी की डिमांड हर तरफ से ज्यादा बढ़ेगी। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी लोग एसी यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। तो जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है, वो उस डिमांड को समझते हुए, किसको? उस डिमांड को समझते हुए जो अपना वर्क करेगी, सारी मिनिस्ट्रीज को कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करते हुए, उनको एक साथ मिलाते हुए, तुम्हारा पावर मिनिस्ट्री का काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसके साथ साथ एक हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम MNRE कहते हैं। क्या कहते हैं हम? MNRE। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज या हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 2006 में हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज वी वांट्स टू डेवलप द अल्टरनेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके जो अल्टरनेट सोर्स हैं, या कह सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, हम उस पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम रशिया से मंगा रहे हैं, फिर ईरान से मंगा रहे हैं, ईरान से नहीं मंगा पा रहे हैं, जो आपके सऊदी अरब से, कुवैत से जो हम मंगवा रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और सपोज करिए कि हमारे इतने व्हीकल्स चलते हैं, हम कितने ज़्यादा फ्यूल मंगाते हैं। इससे होता है क्या है कि हमें बाहर डॉलर भेजना पड़ता है। जो डॉलर हम इतनी मेहनत से कमाते हैं किसी अलग अलग मीडियम से, उसके लिए हमें अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करना पड़ता है, तब ये पॉसिबल है। बट अगर सपोज करिए हमें डॉलर बाहर भेजना ना पड़े, तो होगा कि हमारी वैल्यू, जो रुपीस की वैल्यू है, वो भी इंक्रीज करेगी, और थोड़ा डी डॉलराइजेशन जो चल रहा है उसमें भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब बाहर में पैसा भेजना कम पड़ेगा, हमें खरीदना बाहर से सामान कम पड़ेगा, तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी। जब हमारी वेल्थ बढ़ेगी तो कंट्री का क्या होगा? एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सो इसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल मिनिस्ट्री। अब कोल मिनिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता होगा कोल, जब आपका कोविड क्राइसिस आया था, तो उस समय हमारी जो कोल मिनिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी हमारा जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कोल का बहुत बड़ा चंक है। जब कोल की बात करते हैं तो कोल का इसमें बहुत बड़ा चंक है। यही एक रीजन है कि आपने शायद न्यूज़पेपर से उसमें पढ़ा होगा कि हमारे पास केवल 13 या 14 दिनों के लिए कोयला बचा था। हमारे पास जो कोयला बचा था, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोविड के समय में एग्जैक्ट में टाइम तो नहीं याद आ रहा, करीब 13 या 14 दिन के लिए बचा था। तो उस क्राइसिस को समझते हुए क्या हुआ, हमारे यहाँ ब्लैकआउट ना हो जाए बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए सारी की सारी मिनिस्ट्री ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने और सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर वर्क किया ताकि वहाँ पे प्रॉपर कोयला पहुंचाया जाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे यहाँ लॉकडाउन इलेक्ट्रिसिटी का ना चले। दैट्स व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। सो आइए थोड़ा कोल मिनिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि कोल मिनिस्ट्री अभी भी चलेगी, ऐसा नहीं कि हम टोटली डिपेंडेंट हो गए। अभी 50-100 साल चलेगी, क्योंकि अभी हमारी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने में ये इंडस्ट्री आगे आएगी। सो वाल बात करते हैं कोल एंड इग्नाइट रिजर्व इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन,
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड प्राइसिंग। मतलब जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है ये सारे के सारे काम देखती है। क्या देखती है? पहले एक्सप्लोरेशन, उसको रिसर्च करेगी कहाँ कोयला है कहाँ नहीं है, उसको फिर खुदाई करेगी उसकी, इसके साथ साथ उसमें कितना प्रोडक्शन हो। अब ऐसा नहीं है कि कोयला मिल गया तो एक ही बार हम सब खोल के निकाल लो, नहीं भाई, उसको आप रखेंगे कहाँ? कोयला मान लिया आपने बहुत ज्यादा, आपने उसकी खुदाई कर ली तो उसको आप माइनिंग कर ली, तो आप रखेंगे कहाँ? तो रखने के लिए प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक ही बार में सब निकाल लेंगे तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे काम में देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन कितना किया जाए ताकि सबके एनर्जीज की नीड्स पूरी होते रहे, उसकी प्राइसिंग इक्वल रहे, ठीक है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोल जब भी कहीं भी उसकी माइनिंग होगी, कोल बनेगा, तो उसका पूरी कंट्री में एक चैनलाइज फॉर्म में कि कहाँ कितने डिमांड है, उसके फॉर्म में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है वो भी ये देखेगा। सपोज करिए जैसे हम बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की या फिर हम मेघालय की, क्या आपको लगता है कि वहाँ एनर्जी नीड्स ज्यादा होगी? नहीं भाई, वहाँ कम होगी। भाई जब पॉपुलेशन वहाँ की कम है, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ की एनर्जी नीड्स कम होगी। तो वहाँ पे अगर हमें कोयला भेजना होगा तो भाई वहाँ पे हम कम भेजेंगे। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन एरियाज में चूंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, यहाँ की डिमांड्स ज्यादा है, तो यही एक रीजन है। इनमें क्या होगा, इनमें हमें कोयला ज्यादा भेजना पड़ेगा। सो नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी, सप्लाई की प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके साथ साथ प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग की बात की कि भैया ऐसा ना हो कि कोयला के प्राइस हम जो है वो बहुत महंगे, मतलब हमें निकालने में बहुत ज्यादा पैसा लग जा रहा हो, और बाहर की कंट्रीज से अगर हम आयात कर ले रहे हैं, अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें सस्ते में मिल जा रहा है। तो हमें अपनी प्राइसिंग का भी ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो कि बाहर प्राइस कम हो, हमारे यहाँ के प्रोडक्शन कॉस्ट में प्राइस ज्यादा हो, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारा काम कौन करेगा? हमारा कोल मिनिस्ट्री करती है, पावर मिनिस्ट्री करती है। अब इसमें क्या होता है, इस कोल मिनिस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं हम कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम? सी सीसीओ। क्या बोलते हैं हम? कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट्स अ मेन बॉडी। ये मेन बॉडी होती है जो कि कोयले का सारा कंट्रोल करते हैं कि इसका प्रोडक्शन कितना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना, सप्लाई क्या होगा, ये सारा ऑफिसर्स करते हैं। इनका काम क्या है? कलेक्ट एंड मेंटेन कोल प्रोडक्शंस। इनका काम क्या है? कलेक्ट करना और मेंटेन करना, क्या? सारे डेटा को मेंटेन करेंगे, पब्लिक का और प्राइवेट सेक्टर्स का, कोल माइनिंग का, सारा डेटा ही रखेंगे अपने पास। इसके साथ साथ जो कोल माइंस है, कोल की क्वालिटीज है, इसको जो इंस्पेक्ट करने का काम, ये सारा काम कौन करता है हमारा? तो आपका कोल एंड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हर साल गवर्नमेंट को, जो कोल मिनिस्ट्री होगी, ये हर साल, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये हर साल, या कह सकते हैं मंथली बेसिस पे, हर साल का तो अलग होगा, मंथली बेसिस पे ये अपना प्रेजेंटेशन शो करता है कि हमारे पास क्या रिजर्व चल रहा है, हमारी प्राइसिंग क्या चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो कोल का जो डेटा है वेरियस मिनिस्ट्रीज को सेंड करेंगे, वेरियस मिनिस्ट्रीज को, जहां पे जो एनर्जी पे टोटली डिपेंडेंट हो, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एमएनआरई डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसकी बात करें हम? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर कंट्री चाहता है, ठीक है, हर कंट्री चाहता है कि वो अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी पे, किस एनर्जी पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे कह सकते हैं कि पूरा डिपेंडेंट हो जाए। उससे फायदा ये होगा कि उसकी जो डिमांड्स है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में अगर एक बार हमने प्रोडक्शन कॉस्ट लगा दिया, एक बार हमने कॉस्ट लगा दिया उसका, मशीन का, इक्विपमेंट्स का, तो फिर सालों साल वो हमें कुछ ना कुछ फायदा देता रहता है, हमें बार बार उसमें पैसा नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमारा पैसा जो फॉसिल फ्यूल के लिए बाहर जाएगा वो भी नहीं जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्री के, हम केवल उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ इससे बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। वेल, तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? ये कमीशन फॉर द एडिशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। सबसे पहले एक आपकी मिनिस्ट्री बनी थी, उसका नाम क्या था? कमीशन बना था ऑफ एडिशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में, उन्हीं के कार्यकाल में बना था, क्योंकि वो दूरदर्शी महिला थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि एनर्जी की नीड्स को कैसे पूरा करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि 90s 80 के दशक में बहुत ज्यादा प्राइसिंग ऑयल के, कोयले के बढ़ रहे थे, घट रहे थे, और जब 90s की बात करेंगे तो आपने ये देखा था कि हमारा बिल्कुल ही खजाना खाली हो गया था, कैसे हम काम करेंगे, तो उसकी बात हम कर रहे थे। टू मेंटेन एनर्जी हाइक्स, इसके साथ साथ जो एनर्जी के हाइक्स इंक्रीज कर रहे हैं उसमें वर्क करेगा, एंड डिमांड्स, जो डिमांड है उसको भी देखेगा, और एमएनआरई री क्रिस्टलाइज एमएनआरई, और उसी पे उसका नाम क्या पड़ गया? ये एमएनआरई पड़ गया, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। कल आइए और देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जब बात करते हैं हम इंडियन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी सारी चीजें मेंटेन करेंगे, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर कह सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, फिर कह सकते हैं सारी सारी एनर्जीज को हम देखेंगे कि कैसे इनका उपयोग करके हम अपनी एनर्जी की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वेल आइए इसमें और आगे चलते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इरडा। इरडा वही बैंकिंग वाला नहीं है, ये इरडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी का नाम छोटा नाम इरडा है। ये क्वेश्चन आया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे सर इरडा क्या है, ठीक है। वेल जो इरडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड, इसके एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था आपका, तो 1987 में। कब किया गया था, 1987 में। कैसे, एज अ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी, इसकी तरह एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी के थ्रू, किसके अंडर में, एमएनआरई में। ये प्री में क्वेश्चन बना था, यहाँ से याद रखिएगा। जो इरडा है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो एमएनआरई के अंडर में इसको रखा गया था, ठीक है। इसका काम क्या था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका नाम काम क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्प इन द रिन्यूएबल एंड लेटेस्ट एनर्जी सोर्सेज। इसका काम ये है कि जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके डेवलपमेंट में और ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा काम है। ये क्या करेगा, उनको सब्सिडीज देगा, फिर कह सकते हैं कि उनको अलग अलग मोड्स प्रोवाइड करेगा, जिसके बेसिस पे और ज्यादा वो डेवलप कर सकें। इसके साथ इसका और काम क्या है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज्यूमिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इन द रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स की डिमांड है, फिर कह सकते हैं कि डिमांड है, उनका सेटिस्फेक्शन है, कैसे उनको हम और ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, ठीक है, अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। तो कह सकते हैं कि पूरा जो अवेयरनेस का भी काम है, वो भी कौन देख रहा है आपका, वो सारा आपका इरडा देख रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, विच वाज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मेनली हम इन्हीं की बात करेंगे ज्यादा। जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगी, भाई फ्री का सनलाइट है, सनलाइट, विंड एनर्जी, रेन भी आ जाएगी, रेन नहीं सॉरी टाइड्स हो जाएगा, टाइड हो जाएगा, फिर आपका वेव्स हो जाएंगे, फिर जियो थर्मल एनर्जी। इन्हीं के बारे में देखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब आप नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे तो इसमें सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो आपके सीएनजी हो गया, ये सारा इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरह से फॉसिल फ्यूल है, जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम कोयले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे हम, नॉन रिन्यूएबल से स्टार्ट करें, रिन्यूएबल से नहीं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या स्टार्ट करें हम, कोयले से, क्योंकि आपको पता होगा कोयले से क्वेश्चन बनता है, कोल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इसलिए, ठीक है। चलिए कोयले की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए जो कोयला होता है, इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन कोल टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, इंडिया टिल टुडे, आज भी हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, कोयले पे। इसलिए जब कोयले का क्राइसिस आया था तो लगा था कि पूरा भारत बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी छटपटाहट दौड़ गई थी उस समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथ्रासाइट्स। अब कोयले भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट्स होता है, बिटुमिनस होता है, फिर आपका लिग्नाइट होता है, ये तीन ही मेन है, ठीक है। जो आप कोल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पहले बात करेंगे हम एंथ्रासाइट की, देन बिटुमिनस की, फिर आपका लिग्नाइट की। जो आपका एंथ्रासाइट होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एंथ्रासाइट जो होता है वो किस सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, सीधे बोलेंगे हम एंथ्रासाइट। कौन सा है, जो एंथ्रासाइट होता है ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें करीब 85% तक क्या होता है, कार्बन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम बिटुमिनस कोयले की। जो आपका बिटुमिनस कोल होता है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है, और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो 50 से लेके 85% तक। कितना, 50 से लेके 85% तक। तो आप कहेंगे सर इसमें कार्बन का परसेंटेज से क्या मतलब है, तो किसी भी कोयले में जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, वो कोयला उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। इसके साथ साथ उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब उसमें प्रदान करने की जो क्षमता होगी, वो भी उतनी ही अच्छी होगी। यही एक रीजन है, इसकी हम बात करें, ठीक है। वेल तो नेक्स्ट हमारा है लिग्नाइट। जो लिग्नाइट होता है वो थर्ड ग्रेड का, कह सकते हैं कि लोअर ग्रेड का,
लिग्नाइट जो होता है क्या होता है, ये लोअर ग्रेड का लिग्नाइट जो होता है वो आपका कोयला होता है, और इसमें जो कार्बन की बात करते हैं तो अबाउट 35 to 50%, कितना इसमें कोयला होता है, 35 से 50% इसमें केवल कोयला होता है, ठीक है। अब देखिए जो कोल माइंस है इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था, भाई आपको पता होगा इंडिया में बहुत सी कोल माइंस है, पहले थी और भी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में जो कोल माइंस का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, ये वही इंदिरा गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट, याद रखिएगा 1973 में, बहुत हो हल्ला हुआ था, ठीक है। इसका जो नेशनलाइजेशन कब किया था तो सीधे बोलेंगे आप सन 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल क्राइसिस इन इंडिया। इसके बारे में मैंने पहले आपसे बता दिया कि भाई कोल क्राइसिस इंडिया में पहले बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हम अदर कंट्रीज से भी क्या कर रहे हैं, हम कोयला मंगा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हम अदर रिसोर्सेज पे भी आपका मूव कर रहे हैं। जैसे अगर बात करते हैं आप, अगर सोलर एनर्जी की बात करें या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का। इससे क्या हो रहा है, इससे थोड़ी एनर्जी की जो डिमांड होनी चाहिए कोयले की वो थोड़ी कम हो गई, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल क्राइसिस इन इंडिया, कि इंडिया में कोल क्राइसिस होगा तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। मुझे नहीं लगता फिर से कभी कोल क्राइसिस आने वाला है। इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज, इसके शॉर्टेज के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो भाई शॉर्टेज का पहला इम्पैक्ट यही है कि पूरा का पूरा देश बंद हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे बंद हो जाएगा, आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बता दीजिए जो विदाउट कोल चलेगा, या कोई ऐसा कह सकते हैं, सॉरी, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, क्योंकि जो कोयला है इस कोयले को हम घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इस कोयले से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ट्रेन चलते हैं, फिर आप कैसे ट्रेन चलते हैं, घरों में जो बिजली आती है वो आफ्टरऑल इसी कोयले के जलने से आ रही है। जो डिफरेंट जो कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज चल रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, सारा इसी से बनेगा, तो इसलिए पूरा देश रुक जाएगा। वेल ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम यही कर सकते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, हमने अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए कोयले पे हमें डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम कोयला कल से जलाना छोड़ देंगे, नहीं भाई, जो मशीनरीज लगी हुई हैं, जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो आप कह सकते हैं पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, कोयले के लिए से चलेंगे, वो तो चलने दीजिए, बट आप न्यू मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हमें अपनी डिपेंडेंस को उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे और कह सकते हैं कि मेजर्स उठाने चाहिए, जिससे कि हमारी जो कोल पे डिपेंडेंसी है वो और भी कम होता जाए, और हमारी कोयले की जो क्वालिटी अगर आ ही रहा है तो कोयले की क्वालिटी को हम किसी तरह करके हम उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम करें, और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं ताकि कोयले से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो और भी कम होता जाए, ठीक है। वेल, और आगे देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोयला आपने देख लिया, ठीक है, कोयले में देख रहे थे आप कि बर्निंग ऑफ कोल जनरेट्स पॉल्यूटेंट्स। मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि जो बर्निंग ऑफ कोल होता है इट जनरेट्स पॉल्यूटेंट्स, इससे बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं, जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकरी, और ये सारे का बहुत ही हैजार्डस इम्पैक्ट कहाँ है, ऑन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ऑन द सॉइल पोल्यूशन, इनमें इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट कोल एश। जब कोयले को हम जलाते हैं तो जो उसकी राख होती है, जो उसकी फर्नेस पर उसकी जो राख होती है, ये आपका लंग कैंसर तक निकालती है। जो लंग कैंसर होता है माना जाता है कि कोल के एसेस से ही होता है, ठीक है। तो अब इसके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है कम्स फ्रॉम कोल फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ठीक है। जो मोस्ट कोल एसेस हैं, मैंने आपसे पहले बोल दिया, जो कोयले से जो एसेस निकल रहे हैं, जो राख निकल रही है, वो हमारे लंग्स को चोक कर देती है, लंग्स को बिल्कुल जाम कर देती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सारी चीजें, तो ये कोल के बहुत ज्यादा यूज के चलते ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सेनिक। ये बहुत बार पूछा गया है कि आज जो आपके कोल माइंस होती हैं, या जहाँ पे भी कोल आपका बर्निंग किया जाता है, वहां पे कौन सा सबसे ज्यादा प्रदूषक होता है, तो याद रखिएगा कौन सा, हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक इज द मोस्ट कॉमन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कोल एश। जो आपके कोल एश है उनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन, क्या कह रहा हूं मैं, मोस्ट कॉमन जो पॉल्यूटेंट है उसका नाम क्या है आपका, तो सीधे बोलेंगे सर आर्सेनिक। और याद रखिएगा आर्सेनिक का जो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे अधिक आर्सेनिक मिल रहा है, तो सीधे चिल्ला के बोलिएगा सर दैट इज वेस्ट बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे अधिक आर्सेनिक प्रदूषण का है, तो सिंपली बोलिएगा सर बांग्लादेश। कौन सा हमारा है, बांग्लादेश, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए और आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाई एश की बात कर रहे हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। अब जो फ्लाई एश है
ये जो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, इनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है या कैसे इसके पूरे क्राइसिस को ये अलग चेंज कर रहा है, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जो आपका कोल एस है, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत से डिजीज होती हैं। इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, इसका भाई अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इससे कोल काम क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम कंबशन प्रोसेस ऑफ कोल। अब कैसे निकलता है, जो आपका कोल फ्लाई ऐश है, जो आपका फ्लाई ऐश है, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है ऑब्टेन फ्रॉम कंबशन प्रोसेस ऑफ कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले को हम बर्न करते हैं, तो उसी के प्रोसेस से आपका कोल ऐश निकलता है। एंड इट इज सिमिलर टू द ऐश, और ये क्या होता है, जो हमारा राख होता है, जो राख होती है, उसी के काफी हद तक सिमिलर होता है, मतलब उसी की तरह होता है। तो आप यहाँ से कोल ऐश को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द नॉन combustible material form two types of the two type of ashes are bottom ash and fly ash। अब देखिए, जो आपका नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल है, ये क्या होता है, ये एक नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल है, जो कि आपका दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, दो तरह से निकलता है, एक आपका होता है हमारा बॉटम ऐश, और एक क्या होता है फ्लाई ऐश। तो इसमें जो फ्लाई ऐश है, दैट इज मोर हार्मफुल, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेरिजन टू बॉटम ऐश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लाई ऐश इज अ मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो फ्लाई ऐश होता है, ये जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है, इसका क्या है, ये मेजर सोर्स है। क्या है इसका, ये मेजर सोर्स है, जिसका जो आप कह सकते हैं कि काम है, ये क्या है, 2.5 मिलीमीटर। उसका साइज क्या होता है, 2.5 पीएम से पार्टिकुलेट मैटर का साइज कम होता है। एंड इन समर, और गर्मी में तो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई कोयला तो बर्न करता ही है, इसके साथ साथ जो हमारे पराली, गर्मियों के मौसम में जो पराली जलाता है किसान, ठीक है, ये उससे भी और ज्यादा फ्लाई ऐश का खतरा बना रहता है, ठीक है। वेल, दिल्ली का खतरा आपने देखा ही होगा भाई, दिल्ली में क्या होता है, जैसे दिवाली के आसपास आता है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जागृत हो जाते हैं कि धुआं का पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये पॉल्यूशन है। तो ये सारे पॉल्यूशन का एक जड़ हमारा क्या है, फ्लाई ऐश भी है, ठीक है। वेल, और देखते हैं हम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसके साथ साथ जो सीमेंट के जहाँ पे भी काम होंगे, क्योंकि जो फ्लाई ऐश होता है, वो जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, वहां से भी फ्लाई ऐश क्या होता है, निकलता है, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिक्स, जो क्या है, ईट फैक्ट्रीज है, वहां से निकलता है फ्लाई ऐश। इसके साथ जो टाइल इंडस्ट्री है, टाइल्स इंडस्ट्री, वहां से निकलता है। जो रोड कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन जब भी होता है क्या होता है, धूल फैलाई जाती है। क्या होता है, रोड कंस्ट्रक्शन जब भी होता है क्या होता है, धूल फैलाई जाती है। लो लेयरिंग एरिया, जो एरिया होता है वो क्या होता है, लो एयरिंग, जब मतलब अब हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन। अब इसका यूटिलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं, जो फ्लाई ऐश हमने निकाला है, जो फ्लाई ऐश हमने जो निकल रहा है आपका इन कोल माइन से, या कह सकते हैं कि आपके थर्मल पावर प्लांट से, इन फ्लाई ऐश का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो भाई इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वहां पे इसके मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। जो आपका ब्रिक्स है, ईंटें बनाने में, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं हम। जो टाइल्स है, टाइल्स को बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। जो रोड के कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी हम इन फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं वहां पे। और सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमें जमीन भरनी होती है, जहां पे हम मिट्टी से भरते हैं, जो लो लाइंग एरिया है, वहां पे भी हम इन फ्लाई ऐश की सहायता से, किसकी सहायता से, इन फ्लाई ऐश की सहायता से वहां पे भी क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमम जगह को भर सकते हैं, ठीक है। वेल, सो इस ये हम कर सकते हैं आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो निकलेगा उस फ्लाई ऐश का उपयोग। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन। क्या नाम है इसका, है कोल गैसिफिकेशन। तो ये भी एक तरह का क्या है, एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। अब होता ही है, जो कोयला आपका निकल रहा है, जो कोयला या कोल निकल रहा है, तो उसको अगर हम गैस फॉर्म में अगर यूज करें, उसका गैसिफिकेशन कर दें, उसको अगर हम गैस फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसके कुछ अलग इम्पैक्ट्स हैं। एक तो भी फायदा ये होगा कि वो ज्यादा बर्न होगा, इसके साथ साथ उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जो कम फॉर्म में, मतलब कम जलाने पे, वो जो ज्यादा कम अमाउंट जलाने पे जो ज्यादा हमें मिलेगी एनर्जी, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ भाई देखिए, 9 लोग लाइव हैं भाई, जब लाइव रहा करिए तो कमेंट कर लिया करिए क्या सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन। आइए इसको और आगे देखते हैं। पानी पी लीजिएगा सभी लोग और एंजॉय करते रहिए। चलिए, तो हम जो कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहे थे कि कोल गैसिफिकेशन होता है क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, आइए सबके देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल सच एज कोल इनटू फ्यूल गैस।
कोल गैस कहते हैं द प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कन्वर्ट करें क्या, एनी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल, किसी भी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल को, ठीक है, किसी भी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल को, ठीक है, सच एज जैसे कोल, कोल को उपयोग करें, कोल इंटू फ्यूल गैस, कोल का उपयोग करके अगर हम फ्यूल गैस बनाते हैं तो उसको हम सिन गैस या हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब सिन गैस होता क्या है, जो सिन गैस या सिंथेसिस गैस होता है ये मिक्सचर होता है। आप कहेंगे सर किसका मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर होता है आपका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ठीक है, CO2 का, हाइड्रोजन का, फिर आपका मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और आपका किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। ये सिन गैस क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, इसमें सबसे अधिक अमाउंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसका मिक्सचर होता है, सिंथेसिस गैस मिक्सचर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, मीथेन का, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का और आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। अब क्यों फायदेमंद है, तो इसका फायदेमंद इसलिए है क्योंकि जो कोयले के प्रोडक्शन में, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, ट्रकों में जो कोयले भर के जाते हैं या फिर जो ट्रेन से जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। बट जो सिन गैस है, जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो सिन गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये चीपर होगा एज कंपेरिजन टू कोल। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिन गैस इज चीपर देन कोल। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होगा, सस्ता होगा। जब सस्ता होगा तो भाई इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। इट बर्न्स मच क्लीनर, मैंने आपसे पहले बोला है कि जो कोल गैस होता है वो बहुत ही तेजी के साथ जलता है और बहुत ही सफाई के साथ जलता है। यही एक रीजन है, इट बर्न्स मच क्लीनर, ये बहुत ही सफाई के साथ जलता है। एंड रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इस कोल गैस के जलने से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, प्रदूषक नहीं निकलते हैं। यही एक रीजन है कि ये क्या करता है, पॉल्यूशन को भी कम करता है। इसके साथ साथ जो बात करते हैं आप, कोल गैसिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट coal gasification is one of the more water intensive form of energy production। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, जो कोल गैसिफिकेशन है, जो कोल गैसिफिकेशन है ये मोर बहुत ज्यादा क्या है, वाटर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। वाटर का क्या करते हैं हम, कंजम्पशन करके हम एनर्जी को फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको याद रखिए, ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोल लिक्विफिकेशन की। गैसिफिकेशन अलग है, लिक्विफिकेशन अलग है। गैसिफिकेशन में क्या किया हमने, उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया कोल को, और कोल को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने अलग अलग जगह पे यूज किया। अब अगर हम बात करें हम लिक्विफिकेशन की, अब जो कोल है उसको अगर हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आइए उसको देखिए। देखिए जो आपका कोल लिक्विफिकेशन है, इसमें क्या करते हैं हम, कोल को हम लिक्विड टेक्नोलॉजी में किसमें चेंज करेंगे, हम लिक्विड टेक्नोलॉजी में हम चेंज कर लेंगे। और ये क्या है, ये एक अल्टरनेट रूट है, इट्स एन अल्टरनेट रूट टू प्रोड्यूस डीजल एंड गैसोलीन। ये एक अल्टरनेट रूट है किसके लिए, तो गैसोलीन आई मीन पेट्रोल के प्रोडक्शन के लिए, और आपका किसके लिए, आपके डीजल के प्रोडक्शन के लिए। इन दोनों के लिए क्या हो सकता है, अल्टरनेट रूट हो सकता है। अब इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गैसिफिकेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस में हम गैसिफिकेशन ऑफ कोल, कोल के गैसिफिकेशन की, इसके साथ साथ कोल के गैसिफिकेशन की बात करते हैं, विच विल प्रोड्यूस सिंथेटिक गैस, जो कि क्या करता है आपका सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका कोल लिक्विफिकेशन है। कोल लिक्विफिकेशन क्या करेंगे हम, जो कोयला है हमारा, हम उसको ऐसे लिक्विफाई करेंगे जिससे कि इसका यूज हम डीजल या फिर कह सकते हैं गैसोलीन की जगह में हम कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में हमारा जो सिंथेटिक गैस है, सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। जब हम थोड़ा प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कोल गैसिफिकेशन हो जाएगा, सॉरी लिक्विफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। आपने पहले कोयला देखा, कोयले का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो आपने ये देखा था भाई कोयला जो है, चूंकि कोयले से बहुत से हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, समरी में दे रहा हूँ, कोयले से बहुत से हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं। तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा उसका यूज़ करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, हम दो और मेथड हमने देखे थे। कौन सा था हमारा, कोल गैसिफिकेशन, जिसको हम सिनगैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, और नेक्स्ट हमारा क्या है, कोल लिक्विफिकेशन। इनसे होगा क्या कि पॉल्यूटेंट्स कम निकलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनसे जो एनर्जी मिलेगी वो क्लीन मिलेगी, या कह सकते हैं क्लीन और ग्रीन दोनों कह सकते हैं, वो एनर्जी मिलेगी, और उससे पॉल्यूटेंट्स बहुत कम होंगे, इजी टू हैंडल होंगे, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम देखिए हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम में मेनली हम पेट्रोलियम के हम इंपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते। मैक्सिमम पेट्रोलियम जो है हम
इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। वेल, तो पेट्रोलियम की बात करते हैं। क्रूड ऑयल, हम जो क्रूड ऑयल बनाते हैं, क्रूड ऑयल विच इज पंप्ड आउट ऑफ द ग्राउंड इज अ ब्लैक लिक्विड। ये तो पता ही है सबको कि जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम दिखते हैं बिल्कुल क्लियर दिखता है, हल्का सा लाल कलर का, ठीक है, या डीजल हल्का सा कह सकते हैं व्हाइट क्लीन दिखता है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट कलर ऑफ क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल का एग्जैक्ट कलर नहीं होता है। जो क्रूड ऑयल होता है वो टोटली ब्लैक होता है, ठीक है। बाद में फिर उसको हम लेके आते हैं, ठीक है, और फिर रिफाइनरीज में उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। रिफाइनरीज में क्या करते हैं, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं या हम शुद्ध करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमें क्लीन दिखता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं, ये मत सोचिएगा कि हम अदर कंट्रीज से हम पेट्रोल और डीजल मंगाते नहीं, हम वहाँ से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं और उन रिफाइनरीज में क्या करते हैं, इनको हम शुद्ध करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेल, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रूड ऑयल विच इज पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड इज अ ब्लैक लिक्विड। ब्लैक लिक्विड होता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके साथ साथ ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिलकर बना होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री में आप जानते होंगे, एरोमेटिक, एलिफैटिक, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, एसाइक्लिक, अनसाइक्लिक, अलग अलग चीजें, ठीक है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा क्या होता है, ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफैटिक की क्लेम समझ जाएगा, दीज आर नॉन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च ऑक्टेन। अब पेट्रोलियम के लिए हमारा एक ऑक्टेन नंबर होता है और डीजल के लिए हम C10 नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, पेट्रोलियम के लिए ऑक्टेन नंबर का और डीजल के लिए हम C10 नंबर का यूज करते हैं। हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अब देखिए, जो आपका रिसर्च ऑक्टेन नंबर है जिसको हम R1 कहते हैं, क्या कहते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर या R1 नंबर, ठीक है। जो आपका रिसर्च ऑक्टेन नंबर या जो R1 नंबर होता है, इट्स अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गैसोलीन। तो जो गैसोलीन का परफॉर्मेंस देखना होता है हमें, ठीक है, गैसोलीन की बात कर रहा हूं मैं, तो गैसोलीन के परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं हम, R1 चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। अब इसे ऑक्टेन नंबर के बाद मैं आपको समझाऊंगा एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। वेल, अब कह रहे हैं गैसोलीन फ्यूल विथ हायर R1, जिसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर जितना ही ज्यादा होगा, जिस भी सब्सटेंस का, मतलब गैसोलीन का रिसर्च ऑक्टेन नंबर जितना ही ज्यादा होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। मतलब ये, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखिए, जो आपका ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर, और एक टर्म हमारा होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, आइए पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं, या इसको आप रिसर्च ऑक्टेन नंबर भी कह सकते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, और आपकी क्या बात करते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। तो जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू है, पहली बात तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किसी भी फ्यूल का, किसी भी फ्यूल का अगर हम 1 ग्राम बर्न कराते हैं, किसी भी फ्यूल का अगर हम 1 ग्राम बर्नअप कराते हैं, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलेगी, उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी, उसी को, उस फ्यूल की क्या कहेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे, इसको याद रखिएगा। जैसे बात करते हैं आप, सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होती है, तो याद रखिएगा, पीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये प्रीलिम्स में, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो गैस है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है इस फ्यूल की, अबाउट 150 प्लस है। कितना है, 150 प्लस है। जब आप बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल की करीब 55 प्लस होती है। जब बात करें डीजल की, तो डीजल की भी 50 टू 55 प्लस होती है, ठीक है। जब बात करते हैं आप वुड की, लकड़ी की, तो लकड़ी की डिपेंड चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि भाई अब ये नहीं पता है ना कि लकड़ी कौन सी लकड़ी है, वो देवदार की लकड़ी है कि शीशम की लकड़ी है कि आम की लकड़ी है, तो उस पर अलग अलग चेंज हो जाएगा। फिर एक आता है हमारा काउडंग केक, काउडंग केक, वही जो गाय के गोबर से बनता है, काउडंग केक, या फिर भैंस के गोबर से बनेगा। काउडंग की और कम होती है, इसकी हो सकता है 6 से 10 तक के बीच हो, 6 to 10 9 कह सकते हैं। ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो मुझे लगता है आपको कैलोरीफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। कि कैलोरीफिक वैल्यू कहने, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर आगे चला जाए। कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब ये है, किसी भी फ्यूल का
1 ग्राम बर्नअप कराने पे जो एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है, उसे उसके हम क्या कहेंगे, हम कैलोरिफिक वैल्यू कहेंगे। कैलोरी में है ये, ठीक है, 150 कैलोरी, ठीक है, ये सब कैलोरी में है। चलिए, तो ये आपको कैलोरिफिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इसकी रिसर्च ऑक्टेन नंबर की। देखिए, जो आपका रिसर्च ऑक्टेन नंबर है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी अगर कोई फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, वो कितनी ज़्यादा, कोई फ्यूल है, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी ज़्यादा, पहली बात ये, वो कितना ज़्यादा आसानी से जल रहा है, कितना क्लियर जल रहा है। जितना आसानी से जलेगा, जितनी उसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और किसी भी सब्सटेंस का जब रिसर्च ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, तो समझ जाइए क्या है कि वो उतना ही अच्छा फ्यूल है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आइए हम इसमें और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। मैंने इससे पहले क्या था, नॉकिंग होता है, एंटी नॉकिंग होता है, ठीक है, फिर डीजल के लिए सबके अलग अलग। पहले बात करें नॉकिंग की, कि नॉकिंग है क्या। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फ्यूल किसी मशीन में बर्नअप करा रहे हैं, तो जब फुल्ली बर्नअप नहीं होता है, तो एक साउंड आता है, अनप्लीजेंट साउंड। उसी अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं। और उस नॉकिंग को कम करने का तरीका क्या है, कि हम ऐसा फ्यूल यूज करें, या हम फ्यूल में कुछ ऐसा मिक्सअप करें ताकि हमारा फ्यूल जो है वो फुल्ली बर्नअप हो। फ्यूल क्या हो, फुल्ली बर्नअप हो। आई पहले नॉकिंग समझता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नॉकिंग का मतलब होता है व्हेन फ्यूल इज बर्न प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, बट ऑल द हीट फ्यूल डजंट ट्रांसफॉर्म एक्सटेंट वर्क एंड प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड। मैंने आपसे पहले कहा, जब कोई हम फ्यूल बर्नअप कराते हैं किसी मशीन में या मशीनरी इक्विपमेंट में, तो जो फ्यूल है वो फुल्ली कह सकते हैं कि बर्नअप नहीं होता है, या कह सकते हैं उसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो फुल्ली यूज नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, वो एक मेटेलिक साउंड निकालता है, और उसी मेटेलिक साउंड को क्या कहते हैं हम, तो कहेंगे आप सर कि उसी मेटेलिक साउंड को हम नॉकिंग कहेंगे। एक लाइन में ऐसे समझिए, सपोज करिए कि आप हाँ कहीं आग जला रहे हैं, ठीक है, आग बहुत धीमे धीमे जल रही है। जब पूरी आग धीमे 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 जलती है तो क्या होता है, धुआं निकलता है। लकड़ी भले पूरी आपकी जल जाएगी धीमे धीमे करके, बट आपको जो एनर्जी चाहिए एक्सटेंट, वो नहीं मिलेगी। बट उसी लकड़ी पे अगर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, तो क्या होगा, वो तुरंत बहुत तेजी से जलता है। बहुत तेजी से जब जलेगा तो एनर्जी ज़्यादा देगा, और जब तेजी से जलेगा तो उसमें रेसिड्यू कम बचेंगे, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। सेम यही काम हमारा नॉकिंग का है, कि जब कोई भी फ्यूल किसी मशीनरी इक्विपमेंट्स में जब बर्नअप होता है, तो जब फुल्ली बर्नअप नहीं होगा, या उसका जो हीटिंग साउंड है, उसका जो हीट है, वो जब उस मेटालिक बॉडी मतलब उसको फुल्ली अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, तो एक अनप्लीजेंट जो साउंड देता है उसी को हम नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। वेल, नेक्स्ट हम एंटी नॉकिंग सिस्टम क्या होता है, तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो उस फ्यूल को फुल्ली बर्नअप करा दें। जैसे लकड़ी का एग्जांपल लिया है, लकड़ी पे पेट्रोल मैंने डाला था, तो आप कह सकते हैं कि सर पेट्रोल जो है एंटी नॉकिंग की तरह वर्क कर रहा है। नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर पेट्रोल है, डीजल है, उसमें हम कुछ ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दें ताकि वो पेट्रोल या डीजल फुल्ली वर्क करे, पूरा बर्नअप हो। जब पूरा बर्नअप होगा तो मैक्सिमम एनर्जी में मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या कहेंगे हम, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो उसको देख लेते हैं हम। तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स आर यूज्ड, अब इसका काम क्या है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स आर यूज्ड टू मेक, किसके लिए, टू मेक फ्यूल गुड्स। अब इसका काम क्या है, ये फ्यूल को अच्छा बनाता है। फ्यूल को क्या करता है, गुड बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। कैसे, एज, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, टेल का याद रखिएगा, टेट्रा एथिल लेड। हम टेल मिक्स करते हैं, तो कभी क्वेश्चन आएगा कि किसी एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम बताइए, तो सीधे क्या बोलेंगे आप, टेल, टेट्रा एथिल लेड। इसके साथ साथ बेंजीन टोलुइन जाइलिन, दूसरा हमारा क्या है, बेंजीन टोलुइन जाइलिन, जिसको क्या कहते हैं, बीटीएक्स। ये भी हमारा क्या है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। फिर आपका क्या है, मैथेनॉल नहीं मैथेनल है। क्या हमारा है, मैथेनल। और आपका क्या है, एथेनॉल। मतलब मैथनॉल और एथेनॉल, ये दोनों क्या है, ये भी आपके एंटी नॉकिंग एजेंट है, जो कि आपके गैसोलीन में या पेट्रोलियम में डाल देने पे क्या होता है, वो तेजी से बर्न अप होता है। एंटी नॉकिंग मतलब फुल्ली, मतलब कह सकते हैं कि पॉल्यूशन भी नहीं कॉज करके फुल्ली बर्न करेगा। तो इसको याद रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपका टेल से आता है, टीएल से, और आपका ये बेंजीन टोलुइन जाइलिन, बेंजीन टोलुइन जाइलिन, बीटीएक्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, नॉकिंग ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑक्टेन नंबर। अब जो किसी फ्यूल की नॉकिंग होती है, उसको हम ऑक्टेन नंबर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम, ऑक्टेन नंबर से। जितना ही ज्यादा, हायर द नंबर, जितना ही ज्यादा किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, वो उतना ही लो नॉकिंग करेगा। मतलब ये एक लाइन में, किसी फ्यूल का
ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, क्योंकि वो नॉकिंग कम करेगा। जब फुल्ली बर्न अप होगा तो नॉकिंग कम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजल। डीजल भी पता है आपको कैसे निकलता है, तो ये भी जो पेट्रोलियम है उसी के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इस प्रोसेस से पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, आपका डीजल निकलता है। और डीजल की कह सकते हैं उसको मापने के लिए कि डीजल किस टाइप का है, उसके लिए हम C10 नंबर का यूज करते हैं। किसका? हम C10 नंबर। बहुत बार पूछा ये भी कि C10 नंबर का कहाँ यूज करते हैं, तो सीधे बोलेंगे आप सर जो C10 नंबर है इसका यूज हम डीजल के, इसके करेंगे हम डीजल के लिए करेंगे। दूसरी बात ये, जितना ही अच्छा C10 होगा, ठीक है, जितना ही अच्छा आपका C10 नंबर होगा वो आपका डीजल उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए 2 डीजल है, एक आपका 17 है और एक आपका 30 है, तो 30 वाला डीजल क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। वेल, इसमें ही देखते हैं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रीलिम्स के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। आइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। तो जो फ्यूल है इसका गैसियस नेचर क्या होता है। देखिए, जो आपका नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस फ्यूल कंटेंट्स 80 to 90% CH4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो आपका नेचुरल गैस होता है, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसमें करीब 85 से 92% तक क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। और इसको निकाला कहाँ से जाता है, तो इसको गैस के कुएं होते हैं। क्या होता है, जिस तरह पेट्रोलियम के कुएं की बात करते हैं, इसी तरह गैस के कुएं होते हैं जहां से इनको निकाला जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से निकाला जाता है, तो गैस के कुएं से, ठीक है। वेल, इसका देखते हैं द बाई प्रोडक्ट क्या है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग आर पेट्रोलियम डिफाइनिंग इज इन LPGs। ये जो बाई प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट, द बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, जो नेचुरल गैस की हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज LPG, ठीक है। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो करते हैं हम, उसका जो बाय प्रोडक्ट वो आपका LPG होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। कह रहे हैं LPG नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन। ये तो पता ही होगा आपको, मैंने डेली बताता हूँ आपको कि जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मेनली होते हैं। इसको याद रखिएगा। अब उसमें जो स्मेल आती है, जैसे घर में जो सिलेंडर्स होते हैं LPG सिलेंडर्स, वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो LPG सिलेंडर्स में जो हम बदबू के लिए यूज करते हैं, जो स्मेल के लिए हम यूज करते हैं, उसका नाम हमारा क्या है, तो उसका नाम हमारा है, हाँ लिख दे भाई, इथाइल। हाँ, इथाइल मर्केप्टेन एडेड करते हैं। क्या होता है इसका, C2H5SH। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इथाइल मर्केप्टेन C2H5SH मिक्स कर देते हैं ताकि स्मेल आए। और जब सिलेंडर से स्मेल आएगी तो आप तुरंत दौड़ के जाएंगे और अपना गैस को आप बंद करेंगे। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर बेस्ड ऑर्डर इज एडेड, ठीक है। वो आपने समझा ही था कि जो आपका CNG टैंक्स होते हैं, LPG का आपने देख लिया, जो CNG टैंक से अगर लीक होगा तो वो कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे भी सल्फर बेस्ड ही है, ठीक है। जो CNG टैंक्स होते हैं उसमें भी हम सल्फर बेस्ड ऑर्डर इज एडेड, उसमें सल्फर बेस्ड हम कुछ ऑर्डर हम लगाते हैं, ठीक है। और जिसके चलते जो आपका CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जो आप देख रहे होंगे बाइक्स में नहीं सॉरी, वो मेनली कार में, फिर आपको व्हीकल्स में है, तो वहाँ पे CNG यूज होता है। और CNGs में भी हम सल्फर कुछ कंपाउंड मिक्सअप करते हैं ताकि हल्की सी बदबू करे, ठीक है, आप पहचान जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस फ्यूल की। तो गैसेस फ्यूल में और हम देखते हैं नेचुरल गैस स्टोर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड इज टर्म्ड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये आप समझ गए होंगे कि जो भी आपका गैस है, जो आपका गैस निकल रहा है नेचुरल गैस, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। क्या करते हैं हम, इसको हम बहुत ही ज़्यादा जब प्रेशर देते हैं, तो इस बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के चलते ये लिक्विफाइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये, तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए इसको हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं या LNG कहते हैं। क्या हमारा है, LPG अलग है और एक आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस अलग है। LPG आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और हम LNG की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है सुपर कूल्ड, जब नेचुरल गैस को आप स्टोर करें, ठीक है, स्टोर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड की फॉर्म में सप्लाइड एज नेचुरल गैस, इसको हम क्या कहेंगे, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं PNG। LNG समझ लिया आपने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आपका PNG होता है, PNG वही फोटो वाला नहीं है, यहाँ PNG का मतलब क्या है, पाइपलाइन नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस आपकी पाइपलाइन के थ्रू घरों में पहुंचाई जा रही है, उसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं हम, PNG बोल रहे हैं। क्या बोले हम, PNG। इसको याद रखिएगा, पाइपलाइन नेचुरल गैस किसके लिए है, ये मेनली घरों के लिए है। वैसा नहीं है कि भाई घरों में हम कुछ और भेज CNG नहीं भेजते हैं, उसमें PNG भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी। इस टेक्नोलॉजी बहुत वर्क हो रहा है अभी। जो आपका हाइड्रोजन रिच सीएनजी की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, HCNG। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका HCNG है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, इज अ मिक्सचर ऑफ compressed नेचुरल गैस विद सम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं कि जो आपका सीएनजी है, जो आपका सीएनजी है, सीएनजी में हम कुछ ऐसे सबस्टेंसेस को मेनली हाइड्रोजन को मिक्सअप कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को मिक्सअप कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा HCNG। क्या बन जा रहा है हमारा ये आपका HCNG बन जा रहा है। और ये जो HCNG है, ठीक है, ये जो आपका HCNG है, ये इतना हेल्पफुल है, किसके लिए आप कहेंगे हेल्पफुल है, ये HCNG इतना हेल्पफुल है जिससे कि हमारी जो CNG है उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी और आराम से फ्यूल हमारा बर्न अप होगा। तो HCNG याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं HCNG हैज हायर ऑक्टेन नंबर। सबसे पहले कहा था कि जो ऑक्टेन संख्या की, ऑक्टेन नंबर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी फ्यूल जितना अच्छा होगा ये पता करने के लिए उसका हम क्या देखेंगे, उसका हम ऑक्टेन नंबर देखेंगे। जितना ही ज्यादा ऑक्टेन नंबर उसका होगा वो फ्यूल आपका उतना ही क्लियर जलेगा और ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस बेड मैथेन की, जिसको क्या बोलते हैं हम, CBM की। इसमें भी क्वेश्चंस बने हैं कि CBM क्या होता है। जो आपके आपको पता होगा, मैंने आपसे पहले बोला है कि ये जो गैस निकल रहे हैं, ये जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, ये जो गैसेस आपकी आती हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये जो गैसेस आती हैं ये आपके अलग अलग एरियाज से आती हैं। और जिन एरिया से निकाला जाता है वो बेड होते हैं। ये सोने वाले बेड नहीं है, उसको हम बेड बोलते हैं, जो अलग अलग लेयर्स में निकलते हैं। उन्हीं लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो गैसियस बेड मेथड, जिसको हम CBM बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, CBM। अब CBM क्या है, एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन द कोल डिपॉजिट्स और कोल स्टीम्स। जो आपके कोल डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या है, एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है, जिसको तोड़ के सेल, पत्थर के फॉर्म में शेल्स तोड़ के निकालते हैं। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन। अब ये कब बनता है, जब हम कोलिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जब कोल बनता है तो उसी प्रोसेस में भी उसी समय हमारा क्या हो जाता है, ये गैसियस बेड मेथड बन जाता है, जिसका बाद में एक्सप्लोशन करते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये आपका जो CBM है, ठीक है, CBM जो है, सॉरी GBD, हाँ CBM कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कोल बेस्ड मेथड है, जिसको गैसेस बेस्ड मेथड भी कहते हैं, ये जो कोल बेस्ड मेथड है इसकी भी हाई कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और इसमें भी क्या होता है, अबाउट 95% तक क्या होता है, मीथेन होता है। इसको याद रखिए। इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इट डजंट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट पे भी क्या है, बहुत ही हार्मफुल नहीं है। इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल गैस, क्योंकि इसमें जो कोई भी किसी टाइप का हार्मफुल गैस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इस टाइप की कोई भी हार्मफुल गैस नहीं होती है। अब ड्रिलिंग ऑफ लैंड, CBM कॉजेज इकोसिस्टम डैमेज। बस एक इसका हार्मफुल सिस्टम ये है कि ये पॉल्यूशन कॉज करता है। और वो कैसा है, वो भी एक तरह से आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जिसको आप क्या सॉइल पॉल्यूशन कह सकते हैं, नहीं, इसको आप लैंड पॉल्यूशन का ज्यादा अच्छा है, लैंड पॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि होता ही है कि जब इसकी हम ड्रिलिंग करते हैं, जब ड्रिलिंग करते हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो बेड होता है, बेड कहने का मतलब जो पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में वैसे मिली होती नहीं है, वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। तो उससे होगा ये कि उसकी जो प्रॉपर, जब कहीं भी आप ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होता है, आप उसकी जो लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है, अलग अलग लेयर्स होती है, तो पूरी लेयर ही हिल जाती है। तो फिर वहाँ पे फिर कोई वनस्पति हो गया या फिर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, आई मीन बायोडाइवर्सिटी भी ग्रो ही नहीं कर पाती, उसको समझिएगा। ठीक है, पहले। और इकोसिस्टम भी क्या होता है, डैमेज होते जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवर्धन स्कीम की। ठीक है, लोग गोवर्धन स्कीम को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो जो गोवर्धन स्कीम की बात करते हैं, तो जो आपका गोवर्धन स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया था, तो 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो आपका गोवर्धन स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका काम क्या है, कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस। गोवर्धन स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कि लोग जो हैं अपने घरों में, लोग अपने घरों में क्या है, बायोगैस, मतलब घरों के अंदर, घरों के बाहर बायोगैस प्लांट लगाएंगे। इसमें वो अलग अलग सब्सटेंस डालते हैं। पहले जैसे पहले डालते हैं गोबर डालते हैं, क्या डालते हैं, इसमें गोबर डालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। और क्या डालते हैं, घरों की जो पत्तियां, घरों में पत्तियां हैं, जो सब्जी के छिलके हैं, सब्जी के छिलके, इसके साथ साथ जो हमारा फीकल मैटर है वो भी शायद इसमें हम डाल देते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है। यहाँ से एक गैस चूंकि जनरेट हो जाए जल्दी ही, तो यहाँ से एक अलग चैम्बर से निकालते हैं, पाइप से हम गैस को यूज कर लेंगे। और यहाँ पे एक आउटलेट होता है जिसके हेल्प से जो हमारा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा
उसको बाहर निकाल के हम खेतों में डाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले सारा काम, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, हमें एनर्जी भी देता है, इसके साथ साथ वो हमें और क्या दे रहा है, हमें वो मैन्योर भी दे रहा है, फर्टिलाइजर्स भी दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। द गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, द गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका फुल फॉर्म क्या है, गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं, इज इम्प्लीमेंटेड अंडर स्वच्छ भारत अभियान फेज 2। इसको किसके थ्रू क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, ये किस फेज में स्टार्ट किया गया है, तो सीधे बोलेंगे आप सर स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू किया गया है, फेज 2 के थ्रू किया गया है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर किया गया है, तो सीधे बोलेंगे सर आप कि सर जो जल शक्ति मंत्रालय है उसी के अंडर में इसको किया गया है, ठीक है। आइए इसमें और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल गैस की, आपने ये देख लिया। अब हम शेल गैस की बात करते हैं, अभी आपने सीबीएम देखा था, कोल बेस्ड मेथड को देखा था, अब हम सेल गैस की बात करते हैं। जो सेल गैस होती है, आपको पता होगा पत्थरों के अलग अलग शेल्स होती हैं, तो सेल्स के अंदर जो गैस फंसी होगी उसी को हम सेल गैस कहते हैं, जिसके लिए फिर से हम वही ड्रिलिंग की प्रोसेस करके हम बाहर निकालते हैं। आइए इसको देखते हैं। जो सेल गैस की बात करें, शेल फॉर्मेशन कंटेन नेचुरल गैस ट्रैप्ड नोन एज सेल गैस। मैंने आपसे पहले कहा कि जो सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उनके अंदर नेचुरल गैस जो होती है ट्रैप्ड होती है, छिपी रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है, और वही हमारी क्या होती है, शेल गैस होती है। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे ऑन कंबाइनिंग विद हाइड्रोलिटिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, मतलब प्रेशर के थ्रू वाटर का इतना ज्यादा हम प्रेशर दे देते हैं, उसके थ्रू हम ड्रिलिंग करते हैं इन गैसेस को निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, इन यूएस अबाउट 1% ऑफ गैस इज सेल गैस। 2001 में सोचिए क्यों यूएस एकदम से आगे है, पूरे वर्ल्ड से आगे है कि 2001 में सोचिए वो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी के लिए, उसमें अबाउट 1% किसका था, यूज था, सेल गैस का। लेकिन 2010 में इट इज अबाउट 20%। अब क्या कर रहे हैं वो, अबाउट 20% तक सेल गैस यूज कर रहे हैं, और उनका टारगेट क्या है कि 2035 तक हम कितना सेल गैस का यूज करें, 46% का। इसीलिए वो आगे हैं, एक तो उनके पास उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, क्या है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, और दूसरी बात उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें, उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। यही एक रीज़न है कि वो बहुत हमसे आगे हैं, पूरे वर्ल्ड से आगे, ठीक है। वेल इसको और देख रहे थे, इन इंडिया इज वर्सन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वाटर। आपको पता होगा भारत में तो भाई बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे कंजप्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पहले से, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फॉर्म शेल गैस इज लेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं इनसे, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम शेल गैस इज लेस, जो शेल गैस जो जलेंगी इनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो बहुत ही कम, या कह सकते हैं नगण्य होता है। प्रोड्यूसेस फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग भी प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, आपका कुछ कुछ हार्मफुल होता है, ठीक है। आइए इसमें और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अब इस टॉपिक पे बात करेंगे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो जो लोग भी हैं आप लोग बुक से इसको पढ़िएगा, हम कल से हाइड्रोजन को हम और डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक बड़ा टॉपिक है, हाइड्रोजन में हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग,